नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग की, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है उस समय में अगर हमने फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी होगी तो हम सबसे ज्यादा सेफ होंगे इस कोविड-19 में। जैसा कि मैंने बताया, आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। हो सकता है कुछ लोगों ने पहले से ही फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी हो सकता है कुछ लोगों ने अभी तक फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर रखी हो, तो मैं उनके लिए ये वीडियो लेकर आया हूं। और जिन लोगों ने कर रखी है उनको अब इस समय इस चीज का ध्यान रखना है कि उन्हें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को मेंटेन करके भी चलना पड़ेगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में समझना चाहते हो, एक समरी मैंने आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करी है, तो आप वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। फाइनेंशियल प्लानिंग को कुछ पॉइंट्स में हम लोग डिवाइड करना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग की हमें जरूरत क्या पड़ती है। अगर आपने फ्यूचर के लिए कुछ पैसा सेव करके रख रखा है, जो ऐसे समय में आपके काम आएगा जब आपका कैश का इनफ्लो बंद हो जाएगा। जैसे अभी जो समय चल रहा है, कोरोना वायरस की वजह से काफी सारे लोगों की जॉब्स जा चुकी है। जो एम्प्लॉयर हैं उनके सामने ये मजबूरी है कि उनका बिजनेस बंद पड़ा है, तो मजबूरी में वो अपने बिजनेस के बंद होने के कारण अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, या कुछ ऐसे एम्प्लॉयर हैं जो अपने एम्प्लॉय को जॉब से हटा रहे हैं और उनकी भी मजबूरी है और साथ में एम्प्लॉय के साथ भी मजबूरी आ गई। तो ऐसे समय में अगर आपके पास फाइनेंशियल बेस होगा तो आप कुछ अपने एक्सपेंडिचर को मीट आउट कर सकेंगे, अदरवाइज आप अभी कैश इनफ्लो के प्रॉब्लम में जरूर होंगे। पिछले कुछ समय में कोरोना वायरस के आने के बाद से जैसे जैसे सारी कंट्रीज में लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन होने की वजह से बिजनेस बंद हुए। बिजनेस बंद होने का इफेक्ट क्या पड़ा, जो लोग उस बिजनेस से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए थे उन सबका कैश इनफ्लो बंद हो गया। एक अनुमान के हिसाब से लगभग 25% लोगों की जॉब चली गई है, या फिर कहीं ना कहीं उनका सैलरी में कट डाउन हुआ है। दोनों ही स्थितियां सब लोगों के लिए खराब है। अगर आपकी जॉब जाए तो भी आपका इनफ्लो बंद हो जाता है, और अगर आपकी सैलरी में कट डाउन हो जाए तो भी आपका इनफ्लो बंद हो जाएगा। ऐसे समय में अगर आपने एक फाइनेंशियल प्लानिंग बना रखी होगी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, पर जिन लोगों ने नहीं बना रखी वो मेरा ये वीडियो जरूर देखें। मैं इस वीडियो को कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर रहा हूं, वो पॉइंट्स स्क्रीन पे आपके सामने आ रहे होंगे। फर्स्ट पॉइंट है, हम एक्सपेंसेस को कैसे कैटेगराइज करें, यानी हमें एक्सपेंसेस की एक फिक्स कैटेगरी बनानी पड़ेगी। सेकेंड पॉइंट है, हमें कंटिजेंसी फंड क्रिएट करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है, हमें मेडिकल का एक अलग से कंटिजेंसी फंड बनाना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट है लायबिलिटीज का, एंड फिफ्थ पॉइंट है इंश्योरेंस पॉलिसीज का। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें अगर कोई फाइनेंशियल प्लानिंग बनानी है तो सबसे पहले हमें एक पेपर और पेन लेके बैठना पड़ेगा और हमें ये देखना पड़ेगा कि हम पूरे मंथ में कौन कौन से एक्सपेंसेस करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने सारे एक्सपेंसेस को एक पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जो कैटेगरीज में आपको बता रहा हूं उन कैटेगरीज के हिसाब से एक्सपेंसेस को डिवाइड कर दीजिए। आप चाहें तो एक्सपेंसेस को उनके साइज के अकॉर्डिंग भी डिवाइड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एक्सपेंसेस को 3 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज क्या हो सकती है, फर्स्ट है फिक्स एक्सपेंसेस, सेकंड है एसेंशियल एक्सपेंसेस, और थर्ड है डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस। फिक्स एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जैसे आपके घर का किराया जाता है, मोबाइल के एक्सपेंसेस हैं, पेट्रोल एक्सपेंसेस हैं, बच्चों की स्कूल की फीस जाती है, कोई ट्यूशन की फीस जाती है। ये सब किस कैटेगरी के हो गए, फिक्स कैटेगरी एक्सपेंडिचर। सेकेंड कैटेगरी कौन सी है, एसेंशियल एक्सपेंसेस। यहां पर फूड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनको हम लोग किसी भी कीमत पे अवॉइड नहीं कर सकते, ये हमारी लाइफ की नेसेसिटी है। और थर्ड कैटेगरी है डिस्क्रिशनरी। हाँ, ये कैटेगरी ऐसी है जिसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। यहां पर आते हैं एंटरटेनमेंट के एक्सपेंसेस और शॉपिंग एक्सपेंसेस। तो इस तरह से आप अपने एक्सपेंसेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लें, और इन 3 कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद आपके एक्सपेंसेस में आपको ये पता लग जाएगा कि ऐसी कौन सी कैटेगरी हमें जिसको अभी अवॉइड करना है ड्यूरिंग कोविड-19,
और जैसे जैसे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक हो जाएगी हम उन एक्सपेंसेस पे वापस अपना एक्सपेंडिचर इनकर्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं जहां मैंने आपको बताया कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड क्या होता है? एक ऐसा फंड जब आपके पास कैश का इनफ्लो बंद हो जाए तो इमरजेंसी में ये फंड आपके लिए हेल्पफुल बनेगा। इसे हम लोग बोलते हैं कंटिजेंसी फंड। अगर आपने कंटिजेंसी फंड नहीं बनाया हो तो मैं आपको उसके बारे में डिटेल दे देता हूं। आपको कंटिजेंसी फंड जरूर बनाना चाहिए और अगर आपने बना रखा है तो आप उसे इस समय में भी रेगुलरली मेंटेन करें ताकि आपको किसी बुरे वक्त में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। रिसर्च के अकॉर्डिंग ये बताया है कि फैमिली के साइज के अकॉर्डिंग आपको कंटिजेंसी फंड बनाना चाहिए। मिनिमम अगर हम बात करें तो आपके 6 मंथ्स का जो एक्सपेंडिचर है, कौन सा एक्सपेंडिचर? फिक्स एक्सपेंडिचर और एसेंशियल एक्सपेंडिचर, इन दोनों के लिए आपको कंटिजेंसी फंड बनाकर रखना चाहिए क्योंकि ये दोनों कैटेगरी के एक्सपेंसेस हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। और ऐसा कंटिजेंसी फंड का जो अमाउंट है वो आपको लिक्विड म्यूचुअल फंड में या सेविंग अकाउंट में या फिर लिक्विड एफडीज में रखना सेफ माना जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मेडिकल इमरजेंसी फंड या मेडिकल कंटिजेंसी फंड। जैसे आपने डेली एक्सपेंडिचर के लिए एक फंड बना के रखा है और उसे मेंटेन करते हुए चलेंगे, वैसे ही आपको अपने मेडिकल एक्सपेंडिचर के नीड के लिए, यानी अगर इस समय कोई मेडिकल प्रॉब्लम आपको हो जाए, कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए, तो उसके लिए कंटिजेंसी फंड अगर सेपरेट होगा तो आपका जो एसेंशियल एक्सपेंडिचर का कंटिजेंसी फंड है जिसके बारे में हमने पहले बात की वो डिस्टर्ब नहीं होगा क्योंकि वो एक्सपेंसेस तो सेपरेट हैं और मेडिकल एक्सपेंडिचर सेपरेट है। यानी ऐसे समय में मेडिकल एक्सपेंडिचर का सामना करने के लिए आपके पास एक मेडिकल कंटिजेंसी फंड होना चाहिए। चाहे आप मेडिकल कंटिजेंसी फंड बना लें या आप मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस ले लें, दोनों एक ही बात है। एक पर्सन के पास कम से कम 5 लाख रुपए का कंटिजेंसी फंड होना चाहिए या फिर 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है और वो है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती हैं? हमने कोई हाउसिंग लोन ले रखा हो, कोई कार लोन हो, कोई बिजनेस लोन ले रखा हो, क्रेडिट कार्ड के बिल्स हो, कोई दूसरी लायबिलिटी हो, तो इन सब लायबिलिटीज को आपको एक पेपर पेन लेकर सबसे पहले इनकी सॉर्टिंग करनी चाहिए। लोन की जो इंटरेस्ट रेट है उस इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग आप उसे अरेंज कर लें। जो हायर इंटरेस्ट रेट वाले हैं उन्हें ऊपर रखें। जैसे मान लो आपके पास 3 तरह के लोन है। एक लोन है जिस पर रेट है 18%, एक लोन है जिस पर रेट है 15% और एक लोन है जिस पर रेट है 12%। तो आप पहले लिखें 18% वाले को, फिर आप लिखें 15% वाले को, फिर आप लिखें 12% वाले को। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो हायर इंटरेस्ट रेट लायबिलिटी होती है सबसे पहले आपको इस समय उसको मीट आउट कर देना चाहिए क्योंकि उस लायबिलिटी को मेंटेन करने के लिए सफिशिएंट कैश इनफ्लो आपके पास नहीं आ रहा है, आपका कैश इनफ्लो बंद हो चुका है। लायबिलिटीज को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है टेरर लायबिलिटीज, दूसरा है बेड लायबिलिटीज, तीसरा है अदर लायबिलिटीज। टेरर लायबिलिटीज में क्या आता है? क्रेडिट कार्ड बिल और पर्सनल लोन। ये टेरर क्यों है? क्योंकि इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकी पेनल्टी और इनके जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो काफी टिपिकल होती हैं। और सेकंड है आपका बेड लायबिलिटीज। इसमें आते हैं आपके व्हीकल लोन या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स। और तीसरी लायबिलिटी आपकी होती है अदर लायबिलिटी, जिसमें आते हैं आपका हाउसिंग लोन या फिर जीरो ईएमआई लोन्स। इन सब लायबिलिटीज को जैसे मैंने आपको बताया कि आप इनको इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग कर लें। जो हायर इंटरेस्ट रेट वाली हैं उनको आप सबसे पहले मीट आउट कर दें, पे ऑफ कर दें। 19 के समय में हमें गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दे दिया, अगर आप चाहें तो अपने लोन को डेफर कर सकते हैं। डेफर करने का मतलब जैसे आपने सुना होगा गवर्नमेंट ने पहले कहा था कि आपको अगले 3 महीने तक कोई ईएमआई नहीं देनी पड़ेगी। उसके बाद गवर्नमेंट ने नया सर्कुलर निकाला, नया नोटिफिकेशन निकाला और बैंकों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और ये कहा कि आपको अगले 3 महीने और कोई ईएमआई नहीं देनी पड़ेगी। यानी अगर देखा जाए तो बैंक ने और गवर्नमेंट ने मिलकर एक प्लान बनाकर एक कस्टमर को 6 महीने के लिए ईएमआई से बिल्कुल फ्री कर दिया। ये कहीं न कहीं एक अच्छा नोटिफिकेशन भी है कुछ लोगों के लिए, पर कहीं न कहीं यह प्रॉब्लमेटिक भी है। जिसकी जॉब चली गई है उसके पास आज की तारीख में कोई फंड नहीं है, तो इन लायबिलिटीज को डेफर करने से उसे फायदा मिल सकता है, पर वो फायदा टेम्परेरी होगा। तो अगर आपके हायर इंटरेस्ट रेट वाले लोन हो, आप उन्हें डेफर नहीं करें, उनकी ईएमआई पे करके उनको जल्दी फ्री कर दें। जिनकी इंटरेस्ट रेट कम है, सिर्फ ये ऑप्शन आप उनके लिए ही एक्सेस करें और ये ऑप्शन तभी एक्सेस करें जब आपके सामने बिल्कुल ऐसी पोजीशन हो कि आप ईएमआई नहीं पे कर सकते हो।
क्योंकि कुछ लोग इस ईएमआई के डेफर को ये समझ रहे हैं कि उन्हें ये ईएमआई देनी ही नहीं पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये ईएमआई देनी पड़ेगी, सिर्फ 6 मंथ्स के लिए या 3 मंथ्स के लिए या कोई और मैक्सिमम टाइम के लिए इसको गवर्नमेंट डेफर कर सकती है। डेफर करने का मतलब पोस्टपोन किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट है इंश्योरेंस पॉलिसीज। इंश्योरेंस पॉलिसीज क्या होती है? हम लोग हमारी किसी फ्यूचर में आने वाली लायबिलिटी के लिए पहले से ही कोई ना कोई प्लान बना लेते हैं, जहां पर हमें इंश्योरेंस कंपनी ये प्रॉमिस करती है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसी कैजुअलिटी होगी तो आपको इसके बदले में इंश्योरेंस अमाउंट दे दिया जाएगा, जितने का इंश्योरेंस आपने ले रखा होगा। इंश्योरेंस पॉलिसीज 2 तरह की पॉलिसीज होती हैं। पहली होती है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, दूसरी होती है जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को आप लोग समझते होंगे, जहां पर एक पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है। कोई न कोई सर्टेन सम एश्योर्ड का अमाउंट बनेगा, उतने अमाउंट की पॉलिसी आप ले सकते हैं और उसका प्रीमियम मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, जैसी भी उस पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन है वैसे आप लोग पे कर सकते हैं। और दूसरी तरफ है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में क्या आता है? जनरल इंश्योरेंस में जैसे आपने व्हीकल का इंश्योरेंस हो गया, आपका होम लोन का आपने इंश्योरेंस करवा लिया, आपके बिजनेस का इंश्योरेंस करवा लिया, अपनी हेल्थ का आपने इंश्योरेंस करवा लिया, ये आते हैं जनरल इंश्योरेंस के अंदर। तो मैं इन दोनों के बारे में आपको एक ही बात सिर्फ कहना चाहूंगा कि ऐसे समय में तो आपको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। क्यों? अगर कोई कैजुअलिटी हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो कैश इनफ्लो तो वैसे ही बंद है, और जो उस कैजुअलिटी की वजह से जो नुकसान होगा उसको पूरा करने के लिए भी पैसे नहीं बच पाएंगे। तो यहाँ पर आप अपने इंश्योरेंस पॉलिसीज का बिल्कुल टाइमली पेमेंट करें, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, या फिर आपके व्हीकल की इंश्योरेंस पॉलिसी हो। इन तीनों में से किसी भी तरह की पॉलिसीज को आप लोग अवॉइड नहीं करें, ऐसे समय में उनको जरूर पे करें। उम्मीद करता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग पे मेरे द्वारा बनाया गया ये वीडियो एक समरी आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे अगली बार एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।